हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, बहुत बच्चे कह रहे थे कि भैया ट्रायंगल्स की जो सीरीज थी उसे कंप्लीट कर दो, तो ठीक है हम लेके आ गए। देखो मैंने ना 6.2 तक करवा दिया था। 6.3 का इंट्रोडक्शन है ये, और इंट्रोडक्शन में क्या बताऊंगा, जो आपके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये जो चार है ना इनको समझाऊंगा। और इनका प्रूफ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इन चारों का जो प्रूफ है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें उन चारों में बोला क्या गया है और उसके हिसाब से जो आपकी 6.3 एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। तो और शुरू करते हैं। पहले मैं समझा देता हूं कि बोला क्या गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन का भी फर्स्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा ना उसमें जितने भी थ्योरम्स है 6.3, 6.4, 6.5 इनका प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ भी समझ लो आप, फिर एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपसे बोला क्या है, यहाँ पे आपसे ये बोला है कि ना कुछ होती है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब मेरी बात सुनना, अभी तक जब तक आपने 6.3 को टच नहीं किया था उससे पहले आप क्या समझते थे कि अगर दो ट्राइंगल्स है ना, जैसे मैं कहता हूँ अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, तो मैं कहता था एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर कब होगा। मैं ये कब कह सकता हूँ कि जब ए बी सी ट्राइंगल है ना वो सिमिलर है पी क्यू आर के। मैं ये कब कह सकता हूँ? तो आप बोलोगे देखो भैया, अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना था ना अभी से पहले, तो आप कहते कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, और ये जो एंगल बी है ना ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू के। तो क्या क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट एंगल है वो फर्स्ट के बराबर, जो सेकंड एंगल है वो सेकंड के, और जो थर्ड एंगल है वो थर्ड के, ये होना चाहिए। साथ में क्या होता है ना, हमेशा दो को उठाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से ए बी को उठाया तो ए बी के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू। अब मैंने कहा ए बी हटाओ बी सी को ले आओ, तो यहाँ पे अगर मैंने बी सी को लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर। आगे चलो, अब मैंने कहा बी को छुपा दो तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी, ठीक है। और यहाँ क्यू को छुपा दो तो यहाँ पे क्या आ गया, पी आर। तो मैं कहता हूँ जब ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है ना, तो सबसे पहले एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो मैं कहता हूँ अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका सेम रेशियो होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और ये जो सेम रेशियो है ना इसी को मैं कहता हूँ प्रोपोर्शनल, इसी को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपसे बोला कि जब तक मैंने 6.3 नहीं समझी थी, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले मेरे दिमाग के हिसाब से मैं ये कहता कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है ना तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन ये एक्सरसाइज आपसे ये कहती है कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है तो आपको कितनी चीज़ों को प्रूफ करना होता है। तो मैंने कहा, जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था तो मैंने कहा अगर दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है ना तो 1 2 3 4 5 6, यानी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए मुझे 6 के 6 फैक्टर्स को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, एंगल्स भी इक्वल करके दिखाने पड़ेंगे और साइड्स का रेशियो भी सेम लाना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज आपसे कहती है कि अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, और मैथमेटिशियंस ने कहा ये ज्यादा बेटर तरीका है कि हमें ना 6 के 6 फैक्टर्स को बराबर नहीं करना, हमें क्या करना है, कुछ चीजें पता चल जाए ना उसी से मैं बोल दूंगा कि एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है। समझ आ रहा है? इसमें पढ़ना क्या है, तो इसे बना दो, बनाना है तो ठीक है। चलो अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं इसमें पढ़ना, इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे क्या। तो मैं कहता हूं वापस से दो ट्राइंगल्स बना दूं क्या। तो मैंने कहा ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये है आपका ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का मतलब जो शर्त है ना उसका नाम है ए ए ए। इसको आप कैसे पढ़ोगे, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये बोलते क्या है, तो यहाँ पे समझना ये बोलते क्या है। ये कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स है ना और अगर उनमें तीनों एंगल्स बराबर हैं तो बस हमें साइड्स नहीं देखना, सीधा सीधा मैं बोलता अगर इस ट्राइंगल में एंगल ए एंगल पी के बराबर होता, ठीक है, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होता, अगर ऐसा होता, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होता,
अगर बच्चों ऐसा होता ना तो मैं ये कहता पहले से क्या आ गया एंगल, दूसरे से भी क्या आ गया एंगल, तीसरे से भी क्या आ गया एंगल, तो मैं कहता भाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस हिसाब से मैं ये कहता कि क्योंकि तीनों का एंगल्स बराबर है ना, तो मैं सीधा सीधा कहता कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। पता है क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। अब आप बोलोगे भैया पिछली एक्सरसाइज तक हम एंगल्स को तो बराबर करते थे लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल लाते थे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपसे ये कहती है कि देखो भाई अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है ना तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे उस केस में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो अपने आप सेम हो जाएगा। समझे आप? तो जब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे ना करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इन तीनों से मैं कह देता बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो A के सामने कौन सा एंगल है P, तो यहाँ पे क्या दिख दिया P। A के सामने P, B के सामने कौन सा एंगल है Q, तो यहाँ पे क्या दिखूंगा Q। ठीक है, C के सामने कौन सा एंगल है R, तो यहाँ पे क्या दिखूंगा R। तो मैं बस ये कह देता कि अगर दो ट्रायंगल्स में एंगल्स बराबर है ना तो साइड्स मत देखो, वो अपने आप बराबर होंगे। अच्छा कैसे बराबर होंगे तो वो इसके प्रूफ में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। यहाँ इसका एप्लीकेशन समझेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसे बना दो। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये फर्स्ट था। सेकंड क्या है ना, जो एंगल 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 है ना, ये जो आपका एंगल 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 है ना, इसी से एक आया है एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्या है तो ये भी समझ लो। ये क्या है तो भाई ये क्या है देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों मेरे को ये बताओ, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है वापस से PQR। मैं ये कहता हूं ये 50 डिग्री है, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये भी कितना होगा 50। ये 60 है, ये भी कितना है 60। बच्चों मैं यहाँ पे ये क्या कह सकता था, एंगल A जो है ना वो एंगल P के बराबर है क्योंकि दोनों कितने 50। अच्छा एंगल B जो है ना वो एंगल Q के बराबर है क्योंकि दोनों कितने 60। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में सिर्फ दो एंगल्स बराबर है ना तो मैं बोलता कि कितने एंगल्स आए 2। तो बाय एंगल एंगल ये क्या है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीधा सीधा मैं ये कह सकता था कि एक ट्रायंगल दूसरे के क्या हो गया सिमिलर। अब आप बोलोगे भैया अभी अभी तो आपने कहा था कि मुझे कम से कम 3 एंगल्स चाहिए, ये क्या कर रहे हो भैया, पहले हमें एंगल्स और साइड सब चाहिए थे, फिर आपने कहा कोई नहीं साइड्स हटाओ सिर्फ एंगल से काम चला देंगे, लेकिन एंगल्स आपने 3 बताए थे। अब आप कह रहे हो भैया 2 एंगल्स ही बता देंगे, कैसे? तो मेरी बात सुनो ध्यान से समझना। मैं कहता हूं एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये हो गया 60, ये हो गया 50, तो ये कितना होगा? तो देखो यार अगर मैं यहां से एंगल C निकालता तो कैसे निकालता? सबसे पहले मैं ये नहीं बोलता किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180। तो मैं कहता इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा A और B कितना है? तो A है 50, ये है 60। एंगल C ही तो नहीं पता है ना, तो ये बताओ 65 110 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल B कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कितना 70 डिग्री। तो मुझे यहाँ से बताओ एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब बच्चों कमाल की बात देखना, कमाल की बात, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी तो वही है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना है 180, ये और ये मिला के 110 बना रहे हैं। तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, यहाँ से जो एंगल R आता है वो आएगा और एंगल R कितना आ रहा है 70 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल C भी 70 आ रहा है, एंगल R भी 70, तो बच्चों मैं यहाँ से सीधा सीधा मुझे दिख रहा था ना कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल्स आपस में बराबर है ना तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 होना है। तो अगर दो बराबर है तो अपने आप तीसरा एंगल बराबर हो जाता है। अपने आप तीसरा एंगल क्या हो जाता है बराबर। देख लो भाई बराबर है कि नहीं। तो सीधा सीधा मैं ये कहता कि अब क्या मुझे तीसरा एंगल देखने की जरूरत है? मैं क्यों देखूंगा, जब दो एंगल्स बराबर हैं तो मुझे पता है ना तीसरा बराबर हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा बोलता कि जैसे मुझे दो एंगल दिखे ना, जैसे मुझे दो एंगल दिखे तो सीधा सीधा मैंने बोल दिया भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो गया सिमिलर। अब मैं नाम कैसे लिखूंगा, तो A के सामने यहाँ A दिखूंगा तो A के सामने यहाँ पे क्या आएगा P, यहाँ B दिखूंगा तो B के बाद यहाँ पे क्या आएगा Q। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, A जो था वो P के बराबर था, B जो था वो Q के बराबर था, तो C किसके बराबर है R के। तो अगर मैं यहाँ पे C लिखता हूँ तो
ए बी सी इसकी तीसरी पोजीशन है और ये आर के बराबर है, तो पी क्यू आर इसकी भी तीसरी पोजीशन होनी चाहिए ना। अब बच्चों पता है बहुत बच्चों को यही दिखना नहीं आता, वो कहते भैया क्या कुछ भी दिख दो। भाई कुछ भी कैसे दिख सकते हो? इसका मतलब है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। समझ आ गया? तो ये था आपका एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसे नोट करो। ठीक है, इसे मिटाता हूं। अब सुनना ध्यान से, अब इसके आगे चलते हैं। अब मैंने कहा अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो आप बोलोगे देखो भैया अभी तक ना आपने एंगल का मतलब समझा दिया, क्या भैया आपने इसका प्रूफ बताया? तो मेरे भाई प्रूफ मैं बताऊंगा पार्ट नंबर 2 में। इसमें इसकी एप्लीकेशन और एग्जांपल्स देखेंगे एनसीईआरटी के, समझे? और इसके बाद मैंने कहा इसी से क्या आ गया, एंगल अगर दो बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो गया, प्रूफ कर दिया। अब मैंने कहा दो हो गए, तीसरा देखता हूं। जो तीसरा है ना वो है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये क्या होता है भाई, तो इसे ध्यान से देखना। तो मैंने कहा एस से हो गया साइड, दूसरा एस से भी हो गया साइड और तीसरा एस से भी क्या हो गया, साइड। तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपसे कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स में जो साइड्स है ना उनका रेशियो बराबर है तो सिमिलर है। तो भैया ये जस्ट इसका उल्टा नहीं हो गया? इसमें मैंने एंगल्स देखा तो मैंने साइड्स की कोई बात नहीं करी, यहाँ पे मैं साइड्स देख रहा हूँ तो मैं एंगल्स की कोई बात ही नहीं करूंगा। सीधा सीधा मैं कहूंगा कि भाई ये है आपका ए बी सी और ये है आपका पी क्यू आर। अब मैं कहता हूँ ए बी जो है ना उसका इसके साथ रेशियो है, इसके साथ जो बी सी है उसका इसके साथ रेशियो है, जो ए सी है उसका इसके साथ रेशियो। तो मैं अगर यहाँ से ये बोलता कि अगर मुझे सिर्फ इतना पता चल जाता ना, अगर मुझे सिर्फ इतना पता चल जाता कि जो ए बी है उसका रेशियो है पी क्यू के साथ, अच्छा जो बी सी है उसका रेशियो है क्यू आर के साथ और जो ए सी है उसका रेशियो है पी आर के साथ, तो मैं कहता यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, साइड। यहाँ से क्या आ गई, साइड। यहाँ से क्या आ गई, साइड। तो मैं बोलता बाई एस अगर मेरे को ये पता चल जाता बस, तो मैं कहता बाई एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के क्या हो जाएगी, सिमिलर। अब नाम कैसे दिखे, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी। अच्छा ए बी के नीचे यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी, तो बी के बाद क्या लिख दो, सी। और बी सी के नीचे क्या आ रहा है, क्यू आर, तो बी सी के सामने क्या आना चाहिए, क्यू आर। हो गया। अच्छा इसको चेक करोगे क्या, तो ए सी अपॉन पी आर, ए और इसको छोड़ दो सी, पी और इसको छोड़ दो आर, हो रहा है ना बराबर। तो ये वाली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपसे ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में जो साइड्स है ना उनका रेशियो बराबर है या साइड्स प्रोपोर्शनल है, कुछ भी कह दो, रेशियो बराबर या प्रोपोर्शनल एक ही बात है। तो अगर उनके साइड्स इक्वल रेशियो में है या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल है, उस केस में एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। कैसे? बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और क्या यहाँ पे एंगल्स देखना है? नहीं देखना। पता है क्यों? क्योंकि जब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, उस केस में जो एंगल्स है ना वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं करेंगे उसकी बात, अभी एप्लीकेशन समझ रहे हैं। समझ आ गया? इसे बना दो। चलो आगे चलते हैं। अब देखना बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने कहा एंगल क्लियर, एंगल क्लियर, साइड क्लियर। एक और बचता है लास्ट, इसका नाम है SAS। इसको क्या बोलूंगा मैं, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये होता क्या है, तो इसका मतलब समझ लो, मतलब क्योंकि हम मीनिंग ही समझ रहे हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो एंगल A है ना वो एंगल P के बराबर है, तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। और मैं आपसे कहता हूं इस एंगल के अगल बगल में कौन से साइड्स हैं, तो आप बोलोगे देखो भैया इस एंगल के बगल में एक तो ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है, इस एंगल के बगल में एक तो ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है। तो जो एंगल बराबर है ना उस एंगल के बगल में जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर है कि नहीं, ये देखना है। तो मैंने कहा यहां से ना आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं कि AB के नीचे क्या आ गया, PQ आ गया, और जो AC है AC के नीचे अपना आ गया PR। अगर आपको ये पता चल जाए और ये दोनों पता चल जाए ना, तो सिर्फ इतने से आप क्या बोल सकते हो, देखो कितनी साइड है आपके पास, तो एक ये वाली साइड है एक ये वाली साइड है, तो मैं कहूंगा बाई साइड। अच्छा और एंगल भी तो है, साइड एंगल, और एक दूसरी साइड भी है, तो बाई साइड एंगल साइड मैं क्या बोलूंगा कि जो एक ट्राइंगल है ना वो
सिमिलर है किसके, दूसरे के। अब मैं कहूंगा फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है, तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, ए के बराबर में क्या आना चाहिए, पी। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, पी। अब मैं कहता हूँ ए बी के नीचे क्या आ रहा है, पी क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी क्यू। अच्छा, ए सी के नीचे क्या आ रहा है, पी आर। तो अब मैं कहता हूँ ए और फिर सी, तो पी और फिर आर। समझ आया, समझ आया। तो ये थी आपकी लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो कि आपसे ये कहती है कि अगर मुझे दो ट्राइंगल्स में एक एंगल बराबर मिल जाए और उस एंगल के अगल बगल के दो साइड्स का रेशियो बराबर मिल जाए ना, उस केस में मैं बोलूंगा एक एंगल है दो साइड है। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर हो जाएगी। समझ आया आपको। अब बच्चों जरा ध्यान से सोचना, इस एक्सरसाइज से पहले जब हम किसी ट्राइंगल को सिमिलर करते थे, सबसे पहले तो हम ये दिखाते थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। फिर हम ये दिखाते थे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनका रेशियो भी बराबर है। तो वो ज्यादा मेहनत का काम था, लेकिन इसी ने मतलब इस एक्सरसाइज ने उस मेहनत को कम कर दिया। समझ आ रहा है आपको। अब ये जो चीजें मैंने समझाई है ना, इनका प्रूफ तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इनके ये जो मैंने तुम्हें चीजें समझाई है, इस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो जो आपकी एनसीईआरटी में जो 6.3 एक्सरसाइज है ना, उससे पहले जितने एग्जांपल्स हैं वो करवाना शुरू करता हूं। ठीक है, इसे नोट करो, फिर एग्जांपल पे चलेंगे। अब बच्चों जो भी मैंने तुम्हें अभी समझाया उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें 6.3 एक्सरसाइज से पहले जो पहला एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 4, तो वही बता रहा हूं। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 6.3 से पहले का फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, कह रहा है इन द फिग 6.29, इसको ना फिगर बोला हुआ है, इस फिगर का नाम है 6.29 फिगर की है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें ना आपको ये बताना है कि जो POQ है ना, उसको सिमिलर बताओ SOR के। और आपके पास ना एक चीज गिवन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला है, एक चीज गिवन है कि जो PQ है ना, ये वाली जो लाइन है वो SR के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू RS, ये आपको गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज प्रूफ करनी है। अब बच्चों मैंने कहा जो 15 मिनट से मैं समझा रहा हूं उसका कुछ यूज तो हो। देखो कैसे करेंगे, देखना कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो आप, तो मैंने कहा मुझे किस किस को प्रूफ करना है, तो मैंने कहा देखो एक तो POQ को प्रूफ करना है। मैंने कहा POQ है कहाँ, तो POQ यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला दिख रहा है, और SOR यानी एक तो इसके ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब मैं कहूँगा करूँगा कैसे, तो मैंने कहा ये बताओ क्या मुझे क्या गिवन है, तो मुझे गिवन है कि जो PQ है ना वो RS के पैरेलल है। ठीक है, तो यानी जो PQ है ना वो RS के पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, कहा ये बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो मैंने कहा इसको देखो, इसको क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, इसको देखो, इसको क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, ये एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो ये वाला एंगल है ना वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्योंकि ये पैरेलल था ना, तो यहीं से मैंने बता दिया कि जो लिख सकता हूं एंगल P जो है वो एंगल S के है। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो एंगल Q है ना वो एंगल Q जो है वो एंगल R के है। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये देखो यहाँ पे भी एक एंगल O बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल O बन रहा है। इस एंगलों को कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखूंगा, तो एंगल SOR। अब आप बोलोगे देखो भैया अगर ये एंगल O था तो आपने अलग अलग कैसे लिखा, तो मैंने कहा ये वाला जो एंगल O है ना ये PQ की साइड है। लिखने का क्या तरीका है, जिस एंगल की तुम बात करोगे ना वो बीच में आना चाहिए। तो मैंने कहा ये वाला O भी बीच में आ रहा है और ये वाला भी क्या आ रहा है, बीच में। अब चाहे तो तुम इसे POQ लिख दो या QOP लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट है ना। अच्छा अब मैंने कहा देखो पहली चीज से मुझे एंगल मिला, दूसरी चीज से मुझे एंगल मिला, तीसरी चीज से मुझे क्या मिला, एंगल। अब खुद ही सोचो, मैंने तुम्हें 4 पढ़ाए, एंगल, ठीक है, फिर एंगल, फिर साइड, फिर साइड एंगल, ये 4 पढ़ा है। अब तुम खुद ही मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या मिले, तो आप बोलोगे भैया ना मुझे 3 एंगल्स मिले, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, तो आप बोलोगे एंगल 3 बार मिले ना, तो एंगल ही लगा दो। तो यहाँ से मैं नहीं बोलूंगा बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो एक ट्राइंगल है ना वो सिमिलर होगा दूसरे ट्राइंगल के। अब इस ट्राइंगल को दिखूंगा कैसे, तो जरा ध्यान से देखो, जो एंगल P है वो किसके बराबर है, S के।
सही है। अब मुझे बताओ ये जो एंगल O है, ये जो एंगल O है, क्या इस एंगल O के बराबर है? तो अगर मैं यहाँ पे O दिखूंगा तो यहाँ पे भी क्या दिखूंगा? O। अब मुझे बताओ जो Q है, Q वो किसके बराबर है? R के। तो यहाँ पे Q लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? R। ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना और जरा ध्यान से देखो, क्या यही प्रूफ करना था? दिख गया? क्या यही प्रूफ करना था? तो जो चीज मैंने तुम्हें अभी समझाई उसका यूज कैसे करना है समझ आ गया? इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, तो जरा ध्यान से देखो। देखो क्या लिखा हुआ है, ये है फिगर 6.30, ठीक है। तो ये है फिगर 6.30, दो फिगर है। कह रहा है ना बस इन चीज ये सब गिवन है तुम्हें, चलो भाई ये बताओ कि एंगल P कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो आपने कहा इस फिगर को मैं कहता हूँ फिगर A, इसको मैं क्या बोलता हूँ? फिगर B। अब क्योंकि मुझे दो ट्राइंगल्स दिए हैं तो दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले मैं सिमिलर बनाऊंगा, और सिमिलर बनाने के लिए मुझे चार पता है, एंगल 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 साइड एंगल साइड 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 साइड, इन्हीं चारों में से कुछ लगाऊंगा। चलो लगाता हूँ। यहाँ मैंने कहा ये बताओ यार, ये बताओ यहाँ पे 6 दिख रहा है और 6 का जस्ट डबल यहाँ पे 12 दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे 3√3 दिख रहा है और 3√3 का जस्ट डबल यहाँ पे 6√3 दिख रहा है। यहाँ पे 3.8 दिख रहा है और 3.8 का जस्ट डबल यहाँ पे 7.6 दिख रहा है। तो मैंने कहा ये बताओ अगर मैं ये बोलता AB, अगर मैं यहाँ पे AB बोलता और AB के नीचे जस्ट इसके डबल को दे देता, तो इसका डबल कहाँ पे लिखा हुआ है? RQ। तो AB के नीचे क्या लिख दिया मैंने? RQ। ये कितना है? 3.8। ये कितना है? 7.6। यहाँ से ये कटा 38 2 76, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अच्छा अब मैं कहता BC, अगर मैं कहता BC तो BC के नीचे किसको लिखना होता? PR को। BC के नीचे किसको लिखना? अच्छा PQ को, सॉरी। BC कितना है? 6। ये कितना है? 12। 6 1 6 2, इसकी वैल्यू भी कितनी? 1/2। अच्छा तो मैंने कहा AC 3√3 है और ये जो PR है ये कितना है? 6√3। तो AC के नीचे मैं क्या लिख देता? PR लिख देता। AC कितना है भैया? 3√3। ये कितना है? 6√3। √3 से √3 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, यानी ये भी कितना आ गया? 1/6। अब जरा ध्यान से देखो, AB/PQ 1/2, BC/PQ 1/2, AC/PR 1/2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AB/PQ जो है वो बराबर है BC बाय, अच्छा ये RQ है, सॉरी, BC/PQ के, और ये किसके बराबर है? AC/PR के। कह सकता हूँ कैसे किया मैंने? तो मैंने कहा ये तीनों बराबर आ गए, है ना, साफ दिख रहा है। अब मैंने कहा ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो मुझे बताओ जो चार पढ़े ना मैंने, उन चारों में से लगाऊं कौन सा? तो अब आप बोलोगे हाँ भैया अब कुछ समझ आ रहा है। अपने को ये समझ आ गया कि भैया देखो हमें नहीं सोचना कि कौन सा लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्वेश्चन ही तुम्हें बता देगा कि चारों में से लगेगा कौन सा। भाई जो चीज तुम्हें समझ आ रही है वही तो लगाओगे। मैंने कहा यहाँ पे मुझे तीनों साइड्स का ना रेशियो बराबर मिल गया। और याद करो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें SSS समझा रहा था तो मैंने क्या बताया था? अगर दो ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए तो SSS लगता है। तो देखो ना, दो ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो बराबर है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता इसके आगे मैं ये लिखता बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक ट्राइंगल सिमिलर हो गया दूसरे ट्राइंगल के। अब आप बोलते हो भैया आप ऐसे क्यों लिखते हो, सीधा क्यों नहीं लिखते? तो मेरे भाई मुझे सोचना पड़ेगा ना किसके सामने क्या लिखूं। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, AB है ना, तो यहाँ लिख दो AB। अच्छा AB के नीचे क्या आ रहा है? RQ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा RQ। अच्छा अब AB के बाद आ जाओ BC पे, तो B के बाद क्या लिख दिया? C, और BC के नीचे क्या आ रहा है? PQ, तो यहाँ पे Q तो है लेकिन Q के साथ और क्या लगाना पड़ेगा? P। तो ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कैसे हो गए भाई? SSS, सही है। अब क्वेश्चन ने ये थोड़ी बोला है, क्वेश्चन ने ये थोड़ी बोला सिमिलर कर दो। क्वेश्चन ने कहा भाई तुम कुछ भी करो लेकिन ना तुम मुझे इस एंगल P की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा इस एंगल P की वैल्यू निकालने के लिए ही तो मैंने सिमिलर किया है। क्यों भैया? तो सुनो, मैंने कहा अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? जो पहला एंगल है वो पहले के बराबर है, तो मैं यहाँ से क्या था? एंगल A जो है वो एंगल R के बराबर है, जो दूसरा एंगल है एंगल B वो एंगल Q के बराबर है, और जो तीसरा एंगल C वो एंगल P के बराबर है। सही है। तो जरा ध्यान से देखो, एंगल A कितना दिया हुआ है? 80, एंगल B कितना दिया हुआ है? 60, लेकिन क्या मुझे एंगल C पता है? तो मेरे भाई एंगल C निकाल नहीं सकता क्या? 80 और 60 कितना हो गया? 140, तो ये भी कितना बच गया? 40। भाई देखो ना, तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो 80 और 60 हो गया 140। अब 180 में से 140 घटाओगे तो 40 बचा ना। तो अगर मैं यहां से बोलता कि एंगल C कितना आ गया?
40 डिग्री। तो ये बताओ ना, जितना एंगल सी होगा क्या उतना ही एंगल पी होगा यहाँ से? तो मैंने कहा अगर एंगल सी 40 है तो यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि एंगल पी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 40 डिग्री। कह सकता हूँ ना। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, समझ आया? तो एंगल पी निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद मैंने कहा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होंगे। अब आपको समझ में आया कि ये जो ऑर्डर है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस ऑर्डर में छोटी सी भी गलती हो गई तो पता चले कि आप पी को इसके बराबर कर दो तो बच्चों गलत हो जाएगा, समझ लो। इसलिए हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना है। और ऑर्डर कैसे दिखते हैं ये मैं बार बार बताते रहता हूँ, लेकिन अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो इसी की प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो पे चले जाओ जो 6.1 का इंट्रोडक्शन है, उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है? तो इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये है आपका AOD ट्राइंगल और ये है BOC ट्राइंगल, ठीक है? दो ट्राइंगल है। अब आपको ना गिवन है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये गिवन है आपको, ये ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कहा ये तो तुम्हें हमने बता दिया, अब तुम ये बताओ, तुम ये प्रूफ करो कि जो एंगल A है ना वो एंगल C के बराबर है। यानी आपको इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना है, और जो एंगल B है ये वाला वो एंगल D के बराबर है, तो एंगल B को एंगल D के बराबर प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कुछ भी करके सिमिलर प्रूफ कर दूं ना, उसके बाद तो सब आसान है। तो सिमिलर प्रूफ करना है, तो आओ भाई, गिवन क्या है? देखो ना, मैथ्स को करने का तरीका ये होता है कि ना हमेशा गिवन से क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है उसके बीच में ना, देखो हम ना अपनी जो जर्नी है वो इस जगह से शुरू करते हैं जो गिवन है, और खत्म कहाँ पे करते हैं, जो प्रूफ करना है। तो बस यहाँ से यहाँ पहुँचने का ही खेल मैथ्स है। देखो गिवन क्या है, तो गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, सही है। अब बच्चों मैं चाहूँ तो मैं ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, OA को ना यहीं रहने देता हूँ और OC जो इधर मल्टीप्लाई में इसको इसके डिवाइड में ले आता हूँ, ठीक है? और जो OB है ना वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो उसको यहाँ दे जाता हूँ। भाई कोई दिक्कत? देखो ना, ये चीज इधर मल्टीप्लाई में थी, इधर आके डिवाइड में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ जाके डिवाइड में, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद बच्चों इसको यहीं रहने दो। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे? क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे? तो बिल्कुल। अब दिखोगे कैसे, तो आप इसको लिख सकते हो AOD या फिर DOA, कुछ भी। तो मैं लिखता हूँ एंगल AOD कितना होगा, तो यहां से मैं लिखता हूं ये होगा COB के बराबर, एंगल COB। भाई कैसे भी लिखो लेकिन O बीच में आना चाहिए, सही है? क्या हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये क्या हुआ, तो ये तो हमने ये देखो ये चीज तो हमें गिवन थी और ये जो चीज है ये हमने गिवन से निकाल दी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। मैं आपसे कहता कि ना मैं दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। कौन से दो ट्राइंगल्स की? तो मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल AOD, अगर मैं ऐसे लिखता इन ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल, इसका क्या नाम है भाई, BOC। तो मैं क्या क्या लिख सकता था इसमें? मैं लिख सकता था OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। कैसे? यही तो गिवन था भाई, ये गिवन से आया। और इसके अलावा मैं क्या लिख सकता था, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, और ये कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों अभी हमने प्रूफ करे। अब इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद ध्यान से समझना। मैंने कहा ये बताओ, यहाँ पे एक साइड हो गई, यहाँ पे दूसरी साइड हो गई, तो दो तो साइड हो गए और एक मुझे क्या पता है, एंगल। तो दो साइड है, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड, समझ आ रहा है? यही लगाऊंगा और क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस हिसाब से एक ट्राइंगल सिमिलर हो गया दूसरे के। दिखने का क्या तरीका है, तो मुझे एक बात बताओ, OA के नीचे क्या आ रहा है, OA के नीचे क्या आ रहा है, OC। तो बच्चों ये बताओ, OA को मैं AOB तो लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस लाइन का नाम है OA, तो मैं इसको OA पढ़ूंगा तब भी यही लाइन है, और AO पढ़ूंगा तब भी यही लाइन है। तो मैं कहता हूँ OA को क्या लिख देता हूँ, AO। तो मैंने यहाँ पे लिखा AO। अब मुझे बताओ AO के नीचे क्या CO आ रहा है, क्या आ रहा है, CO। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CO।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे O के बाद आ रहा है D, O के बाद क्या आ रहा है D, O के बाद क्या आ रहा है D, तो O के बाद क्या आना चाहिए था D, और यहाँ पे O के बाद क्या आ रहा है B, O के बाद क्या आ रहा है B, तो यहाँ पे O के बाद क्या आना चाहिए था B, तो ये बन गया। अब मैंने कहा अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, पता है हम अपने को, तो मैं यहाँ से ही नहीं कह सकता जो एंगल A है, देखो ना जो पहला एंगल है वो पहले के बराबर, जो दूसरा एंगल है वो दूसरे के बराबर, और जो तीसरा एंगल है वो तीसरे के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, उसने कहा था प्रूफ करो कि जो एंगल ए है ना वो एंगल सी के बराबर है, तो देखो जरा ध्यान से, क्या एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया। उसने कहा जो एंगल बी है ना वो एंगल डी के बराबर है, ये भी प्रूफ करो, तो देखो ना जो एंगल बी है क्या वो एंगल डी के बराबर हो गया। समझ आ गया, तो यही चीज तो प्रूफ करनी थी मेरे भाई, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया। दोबारा देखो क्या हुआ, ये चीज गिवन थी, ऐसे बना दिया, ये चीज मेरे को दिख रहा था वर्टिकल अपोजिट एंगल से, दो साइड है एक एंगल है, तो ऐसे ऐसे एक ट्राइंगल दूसरे के क्या हो गया सिमिलर। जब एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर हो गया तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। वो लॉजिक लगा दिया, और जैसे मैंने लॉजिक लगाया तो जस्ट जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आप सीखते जाओ, सीखने की एज है, और डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, इसी को 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना समझ आने लगेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। तक क्लियर है बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा ना उसमें इसके अलावा 2 और एग्जांपल्स बच गई, ये था एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 और 8 बच गया, और उसके बाद ये जो मैंने तुम्हें ए एस और SAS ये जो 4 बताया ना, इनके प्रूफ भी बताऊंगा, कौन से में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, अब मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें इसके आगे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं एक पार्ट में नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप यहाँ तक देखो, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। दूसरे पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी मिलूंगा, ठीक है, मिलते हैं।